हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू developmentutor.com। इस वीडियो में आपसे बात करूंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो मैं बिल्कुल बेसिक से बात करूंगा करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, जो होता क्या है, करंट इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से करंट फ्लो करता है, और बेसिक लेवल से हम धीरे धीरे हायर लेवल की ओर चलेंगे। तो देखिए, करंट किसको बोलेंगे। जो करंट होता है, इट्स ए रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब जो ये फ्लो ऑफ चार्ज है, ये बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि जो चार्ज होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो जो फ्लो होगा वो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा, सो दैट इज कॉल्ड करंट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? करंट। तो करंट को डिफिनेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं, करंट, इसको हम I से डिनोट करेंगे, और दिस I इज इक्वल टू Q अपॉन, so this Q is become charge upon time, charge upon time। चार्ज क्या है मेरे यहाँ? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन हमारा पॉजिटिवली चार्ज है, न्यूट्रॉन हमारा जीरो चार्ज है। सो दिस करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। अब इस चार्ज को हम ऐसे लिख सकते हैं, चार्ज इज इक्वल टू n इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो Q इक्वल टू n इंटू ई, दिस Q इक्वल टू n टाइम्स ऑफ, नाउ दिस करंट इज इक्वल टू I इक्वल टू Q अपॉन T, दैट इज व्हाट, n इंटू ई अपॉन। सपोज मेरे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहा हो किसी कंडक्टर्स में। ये हमारा एक कंडक्टर है, और इस कंडक्टर में 10 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। 10 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, और हमने टाइम दे दिया t इक्वल टू 5 सेकेंड। अब आपसे पूछा जाएगा फाइंड द करंट। तो आप क्या करिएगा, I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू इक्वल टू होता है n इंटू ई अपॉन टी। कितने? तो 10 इंटू ई डिवाइड बाई टी। दिस 10 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइड बाई टाइम 5 सेकेंड। So this 5 into 2, that is what, 2 into 1.6 into 10 to the power minus 19, that is what, 3.2 into 10 to the power minus 19 ampere. This I is equal to 3.2 into 10 to the power minus 19 ampere. So this is a current here, I equal to Q upon T, that is n into E upon T, this 10 into E upon T. So this is the current. यदि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिया होता, सपोज डायरेक्टली आपको चार्ज दिए होते, तो आप क्या करते, यहाँ पे वैल्यू ऑफ चार्ज का जो भी दिया रहेगा डिवाइड बाई टी करते, तो आ जाता हमारा करंट। लेकिन ऐसे जरूरी नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही मूव करेगा तो मेरा करंट आएगा, प्रोटॉन भी मूव करेगा तब भी करंट आ सकता है। लेकिन क्या डिफरेंस है, इस बात को समझिए। सपोज ये हमारा कंडक्टर है और ये हमारा सेल्स है, दिस इज द पॉजिटिव, दिस इज द नेगेटिव। करंट यहां से मूव कर रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि करंट जो है मूव करेगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, बट इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा वो निगेटिव टू पॉजिटिव की ओर। सो दिस इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दिस इज द मूवमेंट ऑफ करंट। So in the case of electron, current and electron both are moving
opposite direction. Both are moving opposite direction. But in the case of proton, current and proton both are moving same direction. Both are moving same direction. Both are moving same direction. So इसका मतलब है, सपोज इस तरह से क्वेश्चन हो कि करंट यहाँ पे 10 एम्पियर मूव कर रहा है और कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और ये टाइम है हमारा 5 सेकेंड। बोलेगा फाइंड नेट करेंट, फाइंड नेट करेंट। तो जब बोलेगा फाइंड नेट करेंट तो यहाँ पे क्या करेंगे, चूंकि 10 एम्पियर करंट पहले से मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन से मूव कर रहे हैं, तो करंट और इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन है। अब इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा कितने करंट मूव करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो और जो करंट होंगे वो किस डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये वाला जो इसको हमने सपोज I1 बोल दिया और इसको हमने I2 बोल दिया, तो I1 ऑलरेडी हमारा प्रायर डायरेक्शन है 10 एम्पियर और ये I2 कितना होगा, तो इस I2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल 10 इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है, सो 10 इंटू 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb, because it's a value of the electron 1.6 into 10 power minus 19 divide by 5, this 5 2 ja, so this I into 2, I2 equal to 2 into 1.6 into 10 to the power minus 19, this I2 is equal to 3.2 into 10 to the power minus 19 ampere. This is what I2. Now look at here, ये जो I2 है ये भी इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यदि ये हमारा लेफ्ट हैंड है, ये हमारा राइट हैंड है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं राइट टू लेफ्ट, तो करंट किधर मूव करेगा, लेफ्ट टू राइट। और पहले से हमने बोला इस कंडक्टर में 10 एम्पियर का और करंट है, तो ये दोनों करंट क्या होंगे, ऐड, सो टोटल करंट इज बिकम I1 plus I2, I1 plus I2. Now this I1 is 10 ampere plus this I2 is 3.2 into 10 to the power minus 19, so this become 10 plus 3.2 into 10 to the power minus 19, this is the net current, this is the net current. तो concept क्या है, इलेक्ट्रॉन्स एंड करंट बोथ आर मूविंग अपोजिट डायरेक्शन। तो हमने इसमें कैसे क्वेश्चंस बनाए, जो हमने एक कंडक्टर ले लिया, उसमें पहले बोला कि 10 एम्पियर करंट ऑलरेडी फ्लो है, बाद में हमने 10 इलेक्ट्रॉन्स के उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कराया, तो उसके कारण जो करंट I2 आया वो भी प्रायर डायरेक्शन ऑफ सेम डायरेक्शन है, दोनों को हमने ऐड कर दिया। अब आपको क्वेश्चन बोलेगा जो ये करंट नहीं, ये सेम क्वेश्चन है, दिस इज द एंड ए, दिस इज द एंड बी, और ये 10 एम्पियर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन नहीं हम फ्लो करा के 10 प्रोटॉन्स को फ्लो करा रहे हैं राइट टू लेफ्ट। ये कहाँ मूव कर रहा है, सो बी टू ए, 10 प्रोटॉन बी से ए, और पहले से हमारा 10 एम्पियर करंट ए से बी मूव कर रहा है। क्वेश्चन पूछेगा फाइंड नेट करंट इन द कंडक्टर, इन द कंडक्टर। तो ये जो कंसेप्शन है कि ओनली इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो करेगा, नहीं प्रोटॉन भी फ्लो करेगा तो करंट आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा करंट। लेकिन अब प्रोटॉन के केस में क्या होंगे, जब प्रोटॉन मूव करता है तो करंट और प्रोटॉन दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। तो मैं यहाँ 10 प्रोटॉन के कारण इसको बोल दिया I2 और इसको बोल दिया I1।
प्रोटॉन बी से ए मूव कर रहा है, चूंकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है तो करंट भी किधर मूव करेगा, बी से ए। लेकिन यहां पे क्या डिफरेंस था कि चूंकि इलेक्ट्रॉन हमारा निगेटिव चार्ज था तो इलेक्ट्रॉन बी से ए मूव कर रहा था तो करंट ए से बी। लेकिन यहां पे करंट क्या होगा, I2, वो भी मेरा बी से ए के डायरेक्शन में ही मूव करेगा क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है। अब मुझे I2 निकालना है तो आई कैन राइट 10 इंटू पी डिवाइड बाय टाइम। सो दिस I2 इज इक्वल टू 10 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 डिवाइड बाय टाइम। व्हाट इज द टाइम? Time is 5 seconds. Again, I have to taken the same time 5 seconds. So this is the 5 2 are 10. Now this I2 is become 2 into 1.6 into 10 to the power minus 19. So this I2 is become 3.2 into 10 to the power minus 19 ampere. अब ये जो I2 है ये उस I1 का से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो नेट करंट I net इज इक्वल टू I1 माइनस I2। दिस बिकम 10 माइनस 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। सो दिस इज द नेट करंट, दिस इज द नेट करंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो करंट कैसे मूव करेगा, प्रोटॉन मूव करेगा तो करंट कैसे मूव करेगा। तो इलेक्ट्रॉन के केस में करंट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, लेकिन जब प्रोटॉन मूव करता है तो करंट और प्रोटॉन दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट देखिए। नेक्स्ट कंसेप्ट है मेरे पास ओम्स लॉ से। दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का कंसेप्ट है जो एट एनी कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। यदि हमारा जो इन्वायरमेंट है, सिस्टम जो है, यहाँ पे यदि हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो करंट क्या होगा, हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। अब पोटेंशियल बोलते किसको है, तो वो हमारा सोर्स है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज एक वाटर टैंक है और वो वाटर टैंक हमारे टॉप ऑफ द बिल्डिंग में लगा हुआ है। यदि वहाँ पे टैंक में वाटर नहीं हो तो क्या मेरे फ्लैट में वाटर आ सकता है? तो आंसर इज नो। सपोज हमने टैंक को पूरा फुल कर दिया तो कितने जो पाइप से पानी आ रहे हैं वो हमारे घर और हमारे फ्लैट पे और तेज़ी से आना शुरू हो गया क्योंकि वहाँ पे सोर्स बहुत लॉट ऑफ वाटर्स है। तो जो पोटेंशियल है वो सोर्स है जिससे के कारण हमारा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है। सो दिस ओम्स लॉ इज, पोटेंशियल को हम V से डिनोट करते हैं, इसी को वोल्टेज बोलते हैं। वोल्टेज इज सोर्स ऑफ एनर्जी, दिस इज कॉल्ड I। सो पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। मतलब यदि पोटेंशियल बढ़ रहा है तो करंट बढ़ेगा, पोटेंशियल कम हो रहा है तो करंट कम होगा। वही वाटर ऑफ सोर्स है, मतलब यदि पानी टैंक में बहुत है तो तेजी से पानी आएगा, पानी कम हो गया तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, धीरे धीरे आ सकता है। इट्स लाइक फ्लो ऑफ कितने लेवल पे है वाटर, इस पर डिपेंड करेगा। सो दिस V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। आई कैन राइट V इक्वल टू I इंटू R। सो जो ये ग्राफ बनेगा दोनों एट एनी कांस्टेंट टेम्परेचर, सो दिस ग्राफ, this is the V, this is the I, and this graph is like this. This is the straight line. So can I write, if I can draw a perpendicular here, if this is the V, then this is also a V, and this distance is I. So we can write here O, A, B, and this is the slope theta. Now, this is a right angle triangle. So if I'll put here this tan theta is equal to what? V upon I, this is opposite upon adjacent, and if you look here, this V upon I is equal to what? R. यदि मैं इस वोल्टेज और करंट को दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? रेजिस्टेंस मिलेगा। इसका मतलब है जहां पे भी आपको वोल्टेज और करंट का ग्राफ मिले
वोल्टेज अलोंग द वाई एक्सिस हो, करंट अलोंग द एक्स एक्सिस हो, और इन दोनों का डिवीजन लेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? रेसिस्टेंस. सो दिस V अपॉन I इज इक्वल टू रेसिस्टेंस. सो दिस इज द R and this R is belongs to tan theta. It means theta is the slope. So resistance is slope of voltage versus, or we can write like this, voltage versus current. इन दोनों का slope है. Now slope is become tan theta, and this tan theta is become R, and this R is equal to V upon I. Suppose my question simple, ये हमारा वोल्टेज एक्सिस है, ये हमारा करंट एक्सिस है, और यहाँ पे दिस इज द A, दिस इज द B, दिस एंगल इज 30 डिग्री, this angle is 45 degree. So this is theta 1 and this is theta 2. मैं पूछूं जो क्या रेसिस्टेंस A का ज्यादा है या रेसिस्टेंस B का, तो आपको ऐसे क्वेश्चन दे देगा, रेसिस्टेंस A इज ग्रेटर देन रेसिस्टेंस B. सेकेंड ऑप्शन दे देगा आपको, रेसिस्टेंस A इज लेसर देन रेसिस्टेंस ऑफ B. थर्ड दे देगा, रेसिस्टेंस ऑफ A इज इक्वल टू रेसिस्टेंस ऑफ B. फोर्थ दे देगा, नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज. इसका सेंस है, इसका मतलब है, जो हमने क्या बताया, वोल्टेज और जो करंट है इसका जो स्लोप होगा वो क्या देगा मुझे? रेसिस्टेंस. और स्लोप में उसको बोलता हूँ जहाँ से कि एंगल मैक्स विद द एक्स एक्सिस, या तो फिर ये जो हमारा एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्लोप. तो यहाँ पे दो एंगल्स दिए हुए हैं, एक 30 डिग्री और दूसरा 45 डिग्री. तो यदि हम देखें tan 30 वैल्यू इज 1/√3 एंड tan 45 1. सो रेसिस्टेंस इज सिंपली tan थीटा. रेसिस्टेंस इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू वोल्टेज वर्सेस करंट. सो दिस R इज इक्वल टू tan 45 degree because it's A, so I can write here RA is equal to 1, and again this RB is equal to tan 30, that is again 1 upon √3. Now look at it. Resistance at A, resistance of A is 1, resistance of B is 1/√3. It means resistance of A is greater than resistance of B. ये हमारा आंसर है. तो जितना ज्यादा यदि वोल्टेज हमारा y एक्सिस में रखा हो, करंट हमारा x एक्सिस में रखा हो, तो जितना ज्यादा वोल्टेज होगा, जितना ज्यादा एंगल होगा, उतना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा. सपोज ऐसा क्वेश्चन दे दे आप, 1 2 3, ये 30, ये 45 और ये 60, और ये वोल्टेज और ये करंट. दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C. अब आपसे क्वेश्चन पूछे किसका रेसिस्टेंस ज्यादा है, किसका रेसिस्टेंस कम है और किसका सबसे कम है, तो आंसर ये देखिए, ये 60 डिग्री पे है, ये 45 पे है और ये 30 डिग्री पे है. तो क्या होगा, जिसका स्लोप ज्यादा है उसका रेसिस्टेंस ज्यादा, तो ये सबसे ज्यादा स्लोप किसका? 60 डिग्री का. तो रेसिस्टेंस ऑफ RA इज ग्रेटर देन रेसिस्टेंस ऑफ RB, एंड RB इज ग्रेटर देन रेसिस्टेंस ऑफ C. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. लेकिन इसी क्वेश्चन में यदि मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं तो देखिए कैसे चेंज हो जाएगा सारा सिस्टम्स. इसी क्वेश्चन को यदि मैं इस तरह से बना दूं, जो अब मेरा करंट एक्सिस ये है और वोल्टेज एक्सिस ये है. अब मेरा ये करंट एक्सिस और ये मेरा वोल्टेज एक्सिस है. हमने जो पहले जो वोल्टेज एक्सिस था उसको मैं एक्स एक्सिस पे कर दिया, जो करंट था उसको मैं वाई एक्सिस पे कर दिया. तो अब यदि क्वेश्चन ये हो, जो ये A है और ये B है,
ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। अब किसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा? अब जो रेसिस्टेंस होगा वो रेसिप्रोकल। सो 1/r स्लोप ऑफ करंट वर्सेस वोल्टेज, करंट वर्सेस वोल्टेज, सॉरी वी कैन राइट वोल्टेज वर्सेस करंट, वोल्टेज वर्सेस करंट, क्योंकि ये वोल्टेज इस एक्सिस पे है और करंट इस एक्सिस पे है। तो अब जो R होगा वो क्या होगा? 1/r को हम लोग क्या लिखेंगे? I/V। 1/r इज बिकम 1/r इज इक्वल टू I/V। तो जो tan थीटा होगा वो ऐसे लिखेंगे 1/r इज इक्वल टू 1/tan 60 एंड 1 second 1/r is equal to tan 60. So 1/r is equal to √3. This √3r is equal to 1. So this is what? R of A is equal to 1/√3. Same here, this is 1/RB is equal to tan 30 degree. This 1/RB is equal to 1/√3. So RB equal to √3. क्या देख रहे हैं? जिसका स्लोप कम होगा उसका क्या है? रेसिस्टेंस ज़्यादा है। तो इस केस में रेसिस्टेंस ऑफ B इज ग्रेटर देन रेसिस्टेंस ऑफ A। और आपको सिंपली याद रखना है, यदि वोल्टेज इस एक्सिस पे है, करंट इस एक्सिस पे है, तो जिसका स्लोप ज़्यादा रेसिस्टेंस ज़्यादा। यदि वोल्टेज x एक्सिस पे और करंट y एक्सिस पे उल्टा हो तो जिसका स्लोप कम उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, क्लास 10th में पूछते हैं, 11th 12th कोई भी एग्जाम दीजिएगा, कंपटीशन लेवल में भी पूछता है इस क्वेश्चन को। सो आप थैंक यू सो मच।